तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन एक भिखारी से बंद परिवार का वारिस और कैसे रॉयल बैंक का प्लेटिनियम कार्ड मिलने के बाद वो सबसे पहले अपने पास के मॉल में जाता है अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने। अब आगे आर्यन मॉल के अंदर जाता ही है कि उसे ग्राउंड फ्लोर पर ही एक ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम दिखता है, तो वो कदम उस शोरूम बढ़ा देता है। जब शॉप के सेल्समैन में से एक अंजलि नाम की सेल्स गर्ल आर्यन को एक नॉर्मल सी जीन्स टी शर्ट पहनकर शोरूम में आता देखती है, तो वो आर्यन को शोरूम के गेट पर ही रोक देती है और उससे बोलती है, तुम कितना लेट आ रहे हो, अभी तक सफाई भी नहीं हुई है। जल्दी काम शुरू करो और देखो वहां किनारे से कचरा उठाओ, शीशे साफ करो। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था उस सेल्स गर्ल की बात सुनकर, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो बोला, देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया हूँ। और जैसे ही अंजलि ये सुना कि आर्यन यहाँ शॉपिंग करने आया है, तो वो सामने की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, वो वहाँ कपड़े की सेल लगी है, तुम वहाँ जाओ। पर आर्यन तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे निकालकर सीधा सबसे महंगी कलेक्शन को देखने लगता है। और ऐसे आर्यन को अपनी बात को अनसुना करते हुए सबसे महंगे कपड़ों की कलेक्शन में जाता देख अंजलि भी अपने तमतमाते हुए चेहरे के साथ उसके पीछे जाने लगती है। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, तो वो आर्यन से बोलती है, ये हमारे शोरूम के सबसे महंगे कपड़े हैं, जिनकी शुरुआती कीमत ही 5 लाख रुपए है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ टाइम पास करने की बजाय सामने वाली शॉप में जाकर सेल पर कपड़े खरीद लो, क्योंकि अगर इन कपड़ों पर तुम्हें 90% भी डिस्काउंट मिल गया न, तब भी तुम इनमें से एक को भी नहीं खरीद पाओगे। उसकी बातें सुनकर आर्यन के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसका मन कर रहा है कि इस सेल्स गर्ल के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ रसीद दे, मगर उसने ऐसा दिखाया कि मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने उस सेल्स गर्ल को एक और धकेला और आगे बढ़ गया। अचानक उसकी नज़र एक ब्लैक कलर के 3PH सूट पर पड़ती है, और उस सूट को देखते ही उसने उसे लेने का मन बना लिया था। और जैसे ही वो उस सूट को छूने ही वाला होता है कि उसे फिर से उसी सेल्स गर्ल की आवाज़ सुनाई देती है, अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं कब से कह रही हूँ यहाँ की चीज़ें तुम्हारी औकात से बाहर है। अगर इन चीज़ों को ज़रा सा भी कुछ हो गया ना, तो तुम्हारी 7 पुश्तें भी इसके नुकसान को नहीं भर पाएगी। अभी अंजलि आर्यन को ये सब कह ही रही थी कि एक आवाज़ आती है, हे सेल्समैन, मुझे वो 3 पीस सूट निकाल के दिखाओ, मैं उसे तरह करके देखूंगा। और जब वो दोनों आवाज़ की तरफ मुड़ते हैं, तो वो देखते हैं तो उन्हें एक मोटा आदमी एक काले कोट में उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें 3 पीस सूट निकालने को कहा, उनके पास आकर वो आदमी आर्यन को देखते हुए बोलता है। देखिए, पहली बात तो माई कोई सेल्समैन नहीं, और राही इस सूट की बात है तो मैं ही खरीदूंगा, आर्यन उस आदमी को जवाब देता है। और आर्यन की इस बात को सुनकर वो आदमी पहले तो आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर हंसकर बोलता है। आर्यन की इस बात को सुनकर वो आदमी पहले तो आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर हंसकर बोलता है, तुम इस सूट को खरीदोगे? जानते भी हो इस सूट की कितनी कीमत है? पूरे 1 करोड़। अगर तुम्हारी 7 पुश्तें भी अपने आप को बेच देना, तब भी इस सूट का एक कपड़ा भी नहीं खरीद पाएगी। उस आदमी की इस बात से दोबारा से शोरूम के सभी लोगों का ध्यान आर्यन पर चले जाता है। ये कौन है जिसका मिस्टर चड्ढा से बहस करने की हिम्मत आ गई? एक आदमी बोलता है। अरे इस बच्चे को पता नहीं क्या जंगल में रहकर शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए, एक दूसरा आदमी बोलता है। दरअसल उस आदमी का नाम मिस्टर चड्ढा है और वो इस मॉल के मालिक का साला है, इसलिए यहाँ शॉपिंग करने आने वाले ज़्यादातर लोग उसे जानते हैं। और मामले को बढ़ता देख मैनेजर भी वहाँ पहुँच जाता है
और वहां आकर पहले तो वो मिस्टर चड्डा को सॉरी कहता है और फिर आर्यन को बोलता है, देखिए सर, आपकी वजह से हमारे कस्टमर को दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। अरे ऐसे कैसे मैं चला जाऊं, प्रॉब्लम इन महाशय को है, तो आप इनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। आर्यन मिस्टर चड्डा की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो तुमसे इन्हें परेशानी हो रही है, इसलिए तुम्हें ही बात समझनी होगी। अभी मैनेजर आर्यन को ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी मिस्टर चड्डा आर्यन की तरफ उंगली उठाकर बोलता है, देखो मैनेजर, मैं कुछ नहीं जानता, पर अब अगर ये लड़का अगले 5 मिनट में मुझे इस शोरूम से बाहर नहीं दिखा तो ना ही ये शोरूम इस मॉल में रहेगा और ना ही तुम यहाँ के मैनेजर, तो जो करना है जल्दी करो। जी सर, मैनेजर ऐसा बोलकर आर्यन को बोलता, देखो अगर तुम अभी इस शोरूम से बाहर नहीं निकले तो मजबूरन मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। पर आर्यन पर तो मैनेजर की बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बस वो अपने जेब में हाथ डालता है, उसमें से एक कार्ड निकालता है और इस तरह आर्यन को उसकी बात अनसुना करते देख मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी को आवाज़ देने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर चड्डा उसे आवाज़ देकर रोक लेते हैं। रुक जाओ। और जब मैनेजर मिस्टर चड्डा की तरफ देखता है कि उसके चेहरे रंग बिल्कुल उड़ गया है। फिर तभी मिस्टर चड्डा अपने घुटनों के बल बैठकर आर्यन से माफ़ी मांगने लगता है। सर मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं, इसलिए मेरे मुंह से आपके ऐसी बात निकल गई थी। ऐसा कहकर वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगता है और अचानक ही मिस्टर चड्डा को ऐसा करते देख मैनेजर समेत वहां खड़े सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मिस्टर चड्डा कैसा आदमी है। अगर उसके सामने वाला आदमी उससे कमज़ोर हो तो वो उसको दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, और अगर यहाँ वो आर्यन के सामने मिस्टर चड्डा झुक रहा है तो उसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि आर्यन उससे भी ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। दरअसल यहाँ कोई और चाहे रॉयल बैंक के प्लेटिनियम कार्ड के बारे में जानता हो या नहीं, पर मिस्टर चड्डा बहुत अच्छे से जानते थे और वो बड़े अच्छे से ये भी जानते थे कि प्लेटिनियम कार्ड धारक चाहे तो शहर के सारे मॉल खरीद ले, उसके सामने इस माल की और उसके मालिक की औकात ही क्या होगी। और वही चड्डा को अपने आप से ऐसे माफ़ी मांगता देख आर्यन एक बार अंजलि पर नज़र डालता है और फिर मैनेजर को देखने लगता है। तो क्या अब मैं ये 3 पीस सूट ले सकता हूँ? आर्यन उस सूट की तरफ उंगली दिखाकर मैनेजर से पूछता है। जी सर, क्यों नहीं, मैनेजर थोड़ा हड़बड़ा कर बोलता है, बल्कि ये सूट मैं खुद आपके लिए पैक करूँगा। ऐसा बोलकर वो सूट को पैक करने लगता है। तो अब आगे क्या आर्यन की कहानी में आगे? क्या वो शांति से शॉपिंग करके जा पाएगा वापस, या कुछ और होने वाला है आर्यन की जिंदगी में? जानने के लिए देखते रहिए इंस्टा बिलियनेयर।